इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी के पेपर में डियर स्टूडेंट्स आज हम सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल फॉर्मेशन मतलब मृदा निर्माण और इस पर विभिन्न जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अंदर कई ऐसी टर्म्स आएंगी जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। तो जलवायु कारकों की विविधता के कारण विभिन्न क्षेत्रों की जो सॉइल प्रोफाइल है उसमें अनेक जो स्तर हैं वो एक जैसे नहीं पाए जाते हैं। हमने हमारे पुराने लेक्चर में देखा था कि किस तरह सॉइल की प्रोफाइल हर एक जलवायु के हिसाब से अलग अलग होती है। तो मृदा के अंदर जो ये जलवायु कारक हैं इसके आधार पर, इसकी वजह से जो सॉइल प्रोफाइल है उसके जो डिफरेंट स्तर हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं, हॉरिजन्स हैं, वो विभिन्न होते हैं। जनरली क्या है कि वर्षा के जल का अंतःस्राव और इनफिल्ट्रेशन जैसी कुछ प्रक्रियाएं होती है जिसके कारण यह प्रक्रिया प्रभावित होती है। जल अपने साथ घुलनशील खनिज पदार्थों की उल्लेखनीय मात्रा भी ले जाता है। हम जानते हैं जैसे वर्षा का जल जो है वह पृथ्वी पर गिरता है तो वह अपने साथ बहते हुए कई प्रकार के खनिज लवण पदार्थ अपने साथ बहा के ले जाता है और इसके पश्चात जो कैपिलरी बल के द्वारा जल का अभिगमन होता है वह ऊपर के स्तरों में होता है। मतलब एक बार तो जल ऊपर से नीचे तक बहा के कई घुलनशील लवणों को अपने साथ ले जाता है और जब कैपिलरी एक्शन के द्वारा वर्षा का जो जल धरती के अंदर है वह धरती के अंदर का जो अंडरग्राउंड वाटर है वह जब कैपिलरी एक्शन के द्वारा वापस अभिगमन किया जाता है उसका ऊपर के स्तरों में, तो परिणाम स्वरूप जो ये घुलनशील खनिज लवण है वह भी वापस ऊपर की तरफ स्थानांतरित होने लगते हैं। तो इस प्रकार खनिज पदार्थों का लगातार ऊपर और नीचे की तरफ आवागमन होता रहता है और इस वजह से जो मृदा के विभिन्न स्तर हैं उसके रंग और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता रहता है। क्या होता है कि वर्षा का वन जब ऊपर से नीचे तक परकोलेट होता है, धरती की सतह में जाता है, जब अर्थ उसको अब्जॉर्ब करती है तो वर्षा के वन जो वर्षा के जल के साथ कई तरह के घुलनशील लवण भी उसके साथ धरती के अंदर चले जाते हैं और यही जल जब पौधे अपने लिए उसको यूज़ करते हैं तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा इसको जब एब्जॉर्ब करते हैं तो ये खनिज लवण, आवश्यक खनिज लवण जो पौधे को आवश्यक होते हैं अपनी वृद्धि के लिए, ये लवण पुनः निचले स्तर से ऊपर के स्तर की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह से जो खनिज लवण का ऊपर और नीचे जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट की वजह से जो विभिन्न मृदा के स्तर हैं उसके रंग और रासायनिक गुणों में बदलाव होता रहता है। वर्षा और जो तापमान जनक चट्टानों का जो रासायनिक संगठन है वह स्थान विशेष की भू आकृति और वनस्पतिक संगठन है जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। विभिन्न जो जलवायु कारक जैसे वर्षा, तापमान, चट्टानों का रासायनिक संगठन, वहाँ की भू आकृति और वहाँ का वनस्पतिक संगठन क्या है, यह वहाँ के मृदा के निर्माण पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। तो पेडोजेनेसिस या मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है वह विभिन्न प्रकार की जलवायु में निम्न प्रकार से संपन्न होती है। अलग अलग तरह की जलवायु में अलग अलग तरह की प्रक्रिया पाई जाती है। नंबर 1 है लेटराइजेशन या लेटरीकरण। यह प्रक्रिया मुख्यतः उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण वनों में पाई जाती है। कहाँ पर होती है यह? उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण वनों में पाई जाती है। मतलब कि लगभग भूमध्य रेखा के आसपास जो वन होते हैं वहाँ पर मृदा के निर्माण इस प्रोसेस के द्वारा होता है। मृदा का रंग हल्का लाल और लाल भूरा होता है। यहाँ वर्षा काल में कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थों का रिसाव वैसे तो निचले स्तरों में होता है, परंतु एल्यूमिनियम और लोह के जो आयरन के जो ऑक्साइड्स हैं उनका रिसाव नहीं हो पाता है क्योंकि ये भारी और बड़े कण होते हैं, इसीलिए ये मृदा की ऊपरी परतों में ही बने रहते हैं। इस प्रकार जो ये खनिज तत्व अगर मृदा की ऊपरी सतह में बने रहते हैं तो मृदा का जो ऊपरी कलर है वह हल्का लाल या लाल भूरा हो जाता है। इस प्रकार की मृदा को लैटेराइट मृदा कहते हैं और ये जो प्रोसेस है इसको लेटराइजेशन कहा जाता है।
यह मृदा भारत के अतिरिक्त उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के उष्ण भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। सेकेंड प्रक्रिया है पोडसोलाइजेशन, पोडसोलीकरण। इस प्रकार की मृदा का निर्माण मुख्यतः शीत जलवायु में होता है और मृदा निर्माण की इस प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि वृक्षों से गिरी हुई पत्तियाँ लिटर के रूप में पृथ्वी पर जमा हो जाती है, परंतु क्योंकि टेम्परेचर कम होता है और वहाँ कार्बनिक पदार्थों का जो अपघटन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कम होते हैं और इस वजह से वहाँ पर कार्बनिक पदार्थों का अपघटन बहुत धीमी गति से होता है। यहाँ पर वर्षा के जल द्वारा भूमि की ऊपरी सतह पर उपस्थित क्षारीय पदार्थ घुल जाते हैं, एल्कलाइंस मटेरियल उसमें घुल जाते हैं और वह वर्षा जल के साथ साथ नीचे की परत में भी चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊपरी परतें अम्लीय प्रकृति धारण कर लेती है। सारे एल्कलाइन प्रोडक्ट्स, सारे एल्कलाइन सॉल्ट्स बह के मृदा की निचली परत में चले जाते हैं और ऊपर की जो लेयर है वह एसिडिक रह जाती है। इस प्रकार जो मृदा की ऊपरी अम्लीय परत को पोडोसोल कहा जाता है और इसके निर्माण की प्रक्रिया को पोडसोलीकरण कहा गया है। मृदा मुख्यतः ऐसी जो मृदा है वह मुख्यतः ठंडी जलवायु के कॉनिफरस फॉरेस्ट में पाई जाती है। जहाँ पे जलवायु ठंडी होती है, कॉनिफरस ट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये पाई जाती है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों, हिमालय पर्वत श्रृंखला के जो शंकुधारी वनों हैं, वहाँ पर वास्तविक पोडोसोल मृदा नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ वर्षा ऋतु में ऊपरी परत जो है उसमें से क्षारीय पदार्थ रिस कर तो नीचे चले जाते हैं, परंतु जब गर्मी ऋतु में कैपिलरी एक्शन के द्वारा जब पानी वापस ऊपर आता है तो ये पदार्थ वापस घुलकर पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू वापस ऊपर की सतह में आ जाते हैं। तो पोडसोलीकरण है, यह जो है मुख्यतः शीत जलवायु में होता है। इसका सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया है। इसमें क्योंकि शीत जलवायु होती है तो जो पेड़ों की पत्तियां जो गिरती है वह एज ए लिटर के रूप में उसके ऊपर जमा हो जाती है। उसका जो अपघटन है वह बहुत धीमी गति से होता है। ऊपर की सतह में जो क्षारीय पदार्थ होते हैं वह वर्षा जल के साथ परकोलेट होकर भूमि के अंदर चले जाते हैं, तो ऊपर की सतह अम्लीय हो जाती है और नीचे की सतह जो है वह क्षारीय रहती है। ऐसा मुख्यतः शीत प्रदेशों में किया जाता है। तो ऊपर की जो अम्लीय परत है उसको पोडोसोल कहा जाता है, परंतु जो हिमालय एरिया है और उष्ण कटिबंधीय है जहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, वहाँ पर वर्षा के साथ जब जल नीचे जाता है तो क्षारीय पदार्थ ले जाता है, परंतु गर्मी में जब कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी वापस ऊपर आता है तो उस कंडीशन में उसके साथ वह क्षारीय पदार्थ पुनः ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ की जो सॉइल है वह ट्रू पोडोसोल नहीं है, यहाँ वास्तविक पोडोसोल मृदा नहीं पाई जाती है, क्योंकि कैपिलरी फोर्स के द्वारा जल वापस ऊपर की परतों में आ जाता है। थर्ड प्रक्रिया है मेलेनीकरण। ठीक है, मेलेनाइजेशन। मृदा निर्माण की यह प्रक्रिया प्रायः कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में बहुतायत से पाई जाती है। जनरली ये उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर कम आर्द्रता होती है। यहाँ कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से पहले ह्यूमस का निर्माण होता है और यह ह्यूमस मृदा के अंदर जो ए लेयर हमने पढ़ी है उसके साथ मिश्रित हो जाता है। कैसे? वर्षा के जल के साथ या पानी के साथ नीचे बहकर ह्यूमस चला जाता है और यह पूरी जो ए लेयर है सॉइल प्रोफाइल में हमने पढ़ी थी उसके साथ ये पूरा मिश्रित होकर पूरी प्रोफाइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो ए संस्तर है उसका ए हॉरिजॉन है उसका कलर गहरा भूरा कलर का हो जाता है और इस प्रक्रिया को मेलेनीकरण कहा जाता है। मेलेनीकरण मतलब डार्क जोन बन जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमस अपघटन होता है और वो जो ह्यूमस है वो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ए हॉरिजॉन में। फोर्थ वन है कैल्सीकरण। यह प्रक्रिया कम आर्द्रता वाले शुष्क क्षेत्रों में बहुतायत पाई जाती है। यह ड्राई एरिया में पाई जाती है। इस क्षेत्र में जो ए हॉरिजॉन है
उसमें उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉल्ट वह वर्षा के साथ रिस कर बीज स्तर में चला जाता है और वहाँ पर एक कठोर लेयर बना देता है। इस कंकरीली जो कैल्शियम परत है, इसकी यह गहराई वर्षा की मात्रा, आवृत्ति और इनफिल्ट्रेशन पर निर्भर करती है। इस प्रकार की मिट्टी अम्लीय नहीं होती है, परंतु इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है और आगे चलकर यह परत चूना बनाने के काम में आती है। उत्तर भारत के जो घास स्थल है वहाँ पे मुख्यतः कैल्शियम बहुल मृदा पाई जाती है। तो फोर्थ है कैल्सिफिकेशन। कैसे कैल्शियम धरती के अंदर डिपॉजिट होता है। यह कम आर्द्रता वाले शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर जो ए जोन है उसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है वह वर्षा जल के साथ घुलकर बी जोन में चला जाता है। जब बी जोन में जाता है तो वहाँ पर एक ये हार्ड और कंकड़ीली परत बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉल्ट है वो एक थिक और हार्ड लेयर बना देता है और यह लेयर कितनी गहराई पर होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ पर वर्षा की मात्रा कितनी है और वह कितने अंदर तक कैल्शियम कार्बोनेट को ले जा पा रही है। इस प्रकार की जो मृदा है वह अम्लीय नहीं होती है, एसिडिक नहीं होती है, परंतु उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुतायत से पाया जाता है और आगे जाकर इस मृदा में से चूना प्राप्त किया जा सकता है। यह चूना बनाने के काम में आती है। तो नॉर्थ इंडिया में जो ग्रास लैंड्स हैं वहाँ पर मुख्यतः इस तरह की मृदा पाई जाती है। लास्ट वन है ग्लेजिएशन। अत्यधिक ठंडे और नर्म टुंड्रा प्रदेशों में इस प्रक्रिया द्वारा मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार की मृदा में ऊपरी सतह पर पिट एकत्र हो जाती है और यहाँ की मृदा लवण युक्त नहीं होती है। ध्रुवीय और आर्कटिक प्रदेशों में यह मृदा निर्माण की प्रमुख प्रक्रिया है। यह अत्यधिक ठंडे प्रदेशों टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है, ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। वहाँ पर इसी प्रक्रिया के द्वारा मृदा का निर्माण होता है और ये जो पीट है यह ऊपर की सतह पर एकत्र हो जाती है। मॉसेस वगैरह इस पर ग्रो कर पाते हैं और यह ध्रुवीय और आर्कटिक प्रदेशों में मृदा निर्माण की एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो जो पेडोजेनेसिस हमने पढ़ा था उसमें ये 5 पॉइंट्स आप और ऐड कर लीजिएगा, जिसके अंदर की कहाँ किसी भी प्रदेश की जलवायु के आधार पर मृदा को निम्न 5 भागों में बांटा गया है। जो प्रोसेसेस है उसको मृदा निर्माण की प्रक्रिया को, फर्स्ट है लेटराइजेशन, पोर्सोलाइजेशन, फिर थर्ड वन है मेलानाइजेशन, फोर्थ है कैल्सिफिकेशन और फिफ्थ है ग्लेजिएशन। तो इस प्रकार से इन 5 प्रक्रियाओं के द्वारा मृदा का निर्माण पूर्ण होता है। तो अब तक हमने मृदा के बारे में, मृदा का निर्माण और उसकी प्रोफाइल के बारे में, सॉइल डेवलपमेंट और सॉइल प्रोफाइल टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप you understand the topic. Very simple and very easy. Thank you.